एवरीवन, मैं हूं आपका सीके सर। आपका एनटीएस पार्ट टेस्ट 4 का एग्जाम हो चुका है और मैं आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स का वीडियो सोल्यूशन। फिजिक्स का पेपर इस बार कॉम्पैरेटिवली इजी रखा था मैंने, तो लेट्स सी सॉल्व करते करते देखते हैं कैसा एग्जाम हुआ आपका, कितने सवाल आपसे सॉल्व हुए, कितने सवाल सॉल्व नहीं हुए। जो सवाल सॉल्व नहीं हुए उसका एक बार सोल्यूशन आप जरूर देखें और लास्ट में मुझे मार्क्स अपना जरूर बताएं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखो तो पहला सवाल जो है वो सेंटर ऑफ मास से लिया गया है। बोल रहा है कि फिगर शोज अ कंपोजिट सिस्टम ऑफ 2 यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ एज इंडिकेटेड, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ रॉड्स आर। बोला कि 2 रॉड्स है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ 2L है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो मास हो जाएगा इस वाले रॉड का, इसका मास हो जाएगा m और इसका मास कितना हो जाएगा ट्वाइस m। अगर मास की बात करें, अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास अगर देखोगे इस वाले रॉड का इसके मिड पॉइंट पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। तो एक मास ऐसे सोच सकते हो आप, एक का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, एक मास है m, इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है कहाँ पे L/2, 0 पे, इसके हाफ लेंथ पे लाई करेगा। और इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है एक दूसरा मास है जिसका वैल्यू है ट्वाइस m, इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है 0, इसका आधा लेंथ कितना हो जाएगा L। ये 2 पॉइंट मास इसको एज्यूम कर लो, m और 2m। अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ XCM। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, m1x1 प्लस m1x1 का वैल्यू L/2 प्लस m2x2, इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि m प्लस 2m। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका m कॉमन कर लो, अगर ऊपर नीचे से, ऊपर m L/2 है और नीचे देखो तो कितना है थ्राइस m है, m से m उड़ गया, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा L/6 के आसपास आएगा। ठीक है बात। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहो आप लगाओगे कौन सा रिलेशन, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू है m, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0 प्लस m2 का वैल्यू कितना है ट्वाइस m और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है L डिवाइडेड बाय m प्लस ट्वाइस m। तो आप वैल्यू देखो निकल के आता है ट्वाइस m, L ऊपर है, नीचे है थ्राइस m, ये m से m कैंसिल हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है ट्वाइस L डिवाइडेड बाय 3। तो अगर सेंटर ऑफ मास का आप कोऑर्डिनेट ढूंढो, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना L/6 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना ट्वाइस L/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, सिंपल सा सवाल, बेसिक सवाल सेंटर ऑफ मास से। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अगले सवाल पे आते हैं। आपको कैपेसिटर दिख रहा है, देखो बोल रहा है कि 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स आर फील्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन, व्हाट शुड बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल व्हिच व्हेन फुल्ली फील्ड बिटवीन द प्लेट्स प्रोड्यूसेस सेम कैपेसिटेंस। मतलब कुल मिला के वो पूछना चाह रहा है, देखो 3 डाइलेक्ट्रिक है, एक आधे एरिया में फिल किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है और नीचे वाले आधे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है 3 और 6 में। ठीक है बात। तो एक काम करते हैं, इसको हम इमेजिन करते हैं 3 कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड। देखो एक कैपेसिटर है ऊपर और नीचे ये 2 कैपेसिटर सीरीज में ले लो आप, ऐसा इमेजिन किया जा सकता है। इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं, इसको C3 बोल देते हैं। ध्यान से देखना, ऊपर वाले कैपेसिटर का एरिया A/2 है लेकिन सेपरेशन इसका टोटल D है, नीचे वाले कैपेसिटर्स का एरिया दोनों का A/2 है लेकिन सेपरेशन इनका D/2 है। सेपरेशन यानी कि प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर C1 C2 C3 में अगर मैं सबसे पहले C2 और C3 को सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है, ये दोनों किसमें है सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट C' बोल देता हूं। क्या लिखूंगा मैं 1/C2 प्लस 1/C3। अगर इसका वैल्यू सॉल्व करूं, C2 का वैल्यू क्या लिखोगे C2 K2 का वैल्यू कितना है 3 एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया कितना हो जाएगा A/2 डिवाइडेड बाय D का वैल्यू कितना हो जाएगा D/2 प्लस C3 का वैल्यू कितना आएगा K3 का वैल्यू कितना है 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2। ठीक है बात। ये 2 गया, ये D ऊपर चला जाएगा, D/3 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/6 एप्सिलॉन नॉट A। ये वैल्यू आ रहा है। दोनों से चाहो तो आप कॉमन कर सकते हो क्या, D/ एप्सिलॉन नॉट A या फिर 3 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन कर लो, तो अंदर आ जाएगा वैल्यू कितना 1, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/2। तो ये वैल्यू आ रहा है D/3 एप्सिलॉन नॉट A इंटू 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ रहा है D/2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, ये 1/C' है, 1/C'। तो इसका उल्टा कर दोगे तो C' का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, C' का वैल्यू मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये नीचे वाले दोनों का आ गया और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा C1 का वैल्यू आप देखोगे K एप्सिलॉन नॉट A/D, K का वैल्यू कितना है 6, एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है इसका A/2 और इसके लिए D का वैल्यू टोटल D है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये वैल्यू आएगा कितना 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ठीक है, आप चाहो तो कोई और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। बाकी क्या है, दोनों आपस में पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू दोनों को ऐड कर लो, C1 प्लस C'। C1 का वैल्यू आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D
प्लस ये वैल्यू आ गया कितना 2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d। 3 + 2 कितना हो गया 5 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d। इसको कंपेयर कर लोगे k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d से, तो आपको पता लगेगा कि k का वैल्यू एग्जैक्टली कितना होना चाहिए 5 के बराबर होना चाहिए। यानी कि तीनों डाइलेक्ट्रिक्स के बदले में आप एक डाइलेक्ट्रिक यूज कर सकते थे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो 5 के इक्वल हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है सही? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल, लेकिन बन गया होगा, ऐसे सवालों का प्रैक्टिस आपने किया होगा डेफिनेटली, मैंने भी करा है। आगे बोल रहा है कि अ लॉन्ग मैग्नेटिक निडल ऑफ लेंथ 2L। देखना जी, एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक निडल जिसका लेंथ दिया है आपको 2L, मैग्नेटिक मोमेंट M, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M दिया हुआ है, एंड पोल स्ट्रेंथ M, स्मॉल m। पोल स्ट्रेंथ आप जानते हो, ये वैल्यू, ये +m मान लो, इसको -m मान लो, ये गिवन है। बोल रहा है कि इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स एट द मिड पॉइंट, द मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस विल बी। अच्छा, इसको बोला कि ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा आधा। अगर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक मास, एक पोल स्ट्रेंथ पे, और दूसरा इसके किस पे, लेंथ पे। अगर इनिशियल सिचुएशन देखो तो ये रहेगा, लेकिन इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपने इसके एरिया को चेंज नहीं किया, m इज पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर आपने एरिया चेंज नहीं किया या फिर मटेरियल का, मैग्नेट का मटेरियल चेंज नहीं किया, तो ये पोल स्ट्रेंथ पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस सिचुएशन में अगर पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे m था तो यहाँ पे भी पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू m ही रहेगा। ठीक है बात, यहाँ पे भी वैल्यू आएगा -m + m, यहाँ पे भी आएगा -m + m। तो सबसे पहला तो आपका पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंथ चूंकि आधा हो गया इसका, पहले लेंथ अगर 2L था तो अभी लेंथ L हो गया, तो इसका नया डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा m × L के बराबर। यानी कि पहले अगर कैपिटल M था तो अभी ध्यान से देखो तो ये इसका आधा हो चुका है, ये वैल्यू हो गया कितना m/2 के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा m/2, और पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट m/2, पोल स्ट्रेंथ जो है आपका रिमेन सेम रहेगा अगर एरिया के साथ चेंज नहीं किया गया है तो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था सवाल मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A एंड B, 2 वायर है, ठीक, कैरीज करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर का करंट जा रहा है इनमें। इन सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर का है। फिर आपसे बोल रहा है द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर, इसके 10 सेंटीमीटर सेगमेंट पे फोर्स कितना लगेगा किसी एक वायर के। हम जानते हैं कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो फोर्स अगर मुझे लिखना है तो सबसे पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ याद करो, 2 वायर के बीच में होता है μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। ठीक है, अब कितने, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, कितने लेंथ में चाहिए उतने लेंथ से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, बस इतना सा काम है। आप एक काम करो, इसको μ0/4π लिख लो, एक 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इनटू I1 I2 डिवाइडेड बाई d इंटू L इंटू 2, एक 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि इसका वैल्यू कितना बन जाए 10⁻⁷। I1 का वैल्यू दिया है 4, I2 का वैल्यू 2, लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और 2 से ये मल्टीप्लाई किया था, नीचे d का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 उड़ गया, आपके पास फोर्स का वैल्यू आ जाता है बच्चों कितना 4 × 2 8, 8 इंटू, और यहाँ बच गया कितना 10⁻⁻6 न्यूटन। और अगर ऑप्शन देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, 8 × 10⁻�6 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बात। हाँ जी, अगले सवाल को देखिए। द फिगर इलस्ट्रेट्स हाउ बी द फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड अ सैंपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वेरीज विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 फॉर द सैंपल टू बी सुटेबल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट बनाने की बात हो रही है बच्चों। और हिस्टेरेसिस कर्व, ये सवाल कहां से आया, हिस्टेरेसिस कर्व से आया। हिस्टेरेसिस कर्व में आपने पढ़ा होगा, इस ग्राफ में ये एक्सटर्नल फैक्टर को शो करता है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको अप्लाई किया है और उसके कारण अंदर कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज कर रहा है, दिस इज इंटरनल फैक्टर। ठीक है, अब इसमें OQ और OR क्या रिप्रेजेंट करता है, OQ क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सोचो, अगर आपको कहानी याद है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। OQ रिप्रेजेंट करता है जब आप एक्सटर्नल फील्ड को डिक्रीज करने लगते हो तो इंटरनल फैक्टर डिक्रीज होते होते एक्सटर्नल 0 हो जाता है लेकिन इंटरनल 0 नहीं होता है, और ये टर्म रिप्रेजेंट करता है रिटेंटिविटी को। दिस OQ इज रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होता है, कोई बोले सर व्हाट इज रिटेंटिविटी? Retentivity is the property of material to retain its magnetic behavior when external field is removed. External field को हटाने के बाद भी अंदर कितना magnetic behavior बच गया, that is retentivity. OR क्या है, जब आप एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दोगे, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओगे तो वैल्यू और घटेगा, इंटरनल वैल्यू, और घटते घटते एक टाइम पे 0 हो जाएगा। ये जो OR है, OR, इसको हम लोग बोलते हैं कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी क्या है,
एक्सटर्नल फील्ड का वो वैल्यू जिसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाने के बाद एक मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि उसके अंदर का मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाता है, डाइपोल्स वापस से डीअरेंज हो जाते हैं। दिस इज कोएर्सिविटी। तो सवाल आता है कि सर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए? तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए? एक मटेरियल का रिटेंटिविटी भी हाई होना चाहिए, साथ में मटेरियल का कोएर्सिविटी भी हाई होना चाहिए। बोलोगे सर रिटेंटिविटी हाई समझ में आता है। रिटेंटिविटी हाई होने का मतलब है कि जितना ज्यादा रिटेंटिविटी है मटेरियल अपने अंदर उतना मैग्नेटिक बिहेवियर बचा के रखेगा। सर कोएर्सिविटी क्यों हाई होना चाहिए? कोएर्सिविटी इसलिए हाई होना चाहिए कि अगर कोएर्सिविटी हाई हुआ मतलब वो मटेरियल आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। अगर उसको आपने अपोजिट एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तब भी बहुत टाइम तक वो मटेरियल डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। तो परमानेंट मैग्नेट वही होता है जो कि बहुत लंबे समय तक अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को बचा के रख सके। आ रही बात समझ में? तो कुल मिला के आंसर ये, समझाने के लिए इतना कुछ बताया, OQ एंड OR बोथ शुड बी हाई। ठीक है बात? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ द डिस्क इज, अच्छा एक कैविटी ऐसा इमेजिन कर सकते हो, एक कैविटी काट के निकाल लिया गया है R रेडियस के डिस्क से, R/4 रेडियस का एक डिस्क काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को करने का आसान तरीका क्या होता है? सबसे पहले डिस्क को पूरा इमेजिन करो और इसका मास मान लो कि m1 है। इसका मास कितना हो जाएगा? अगर इसका मास डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा मान लूं तो इसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस, और इसका मास यहाँ कहीं लाई करेगा m1। अगर सिर्फ मैं कैविटी को देखूं, कैविटी को और इसका मास मैं m2 मान लूं तो m2 का वैल्यू क्या लिखोगे? इसको काट के निकाला है, इसके मास को निगेटिव मान लो, यानी कि माइनस सिग्मा इंटू रेडियस कितना है इसका R/4, तो ये वैल्यू बन जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। ये इसका मास आ गया। अब दोनों मासेस को एक बार अरेंज करो, यहाँ पे m1 और यहाँ पे m2। अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो ये R/4 ये पूरा R/2 हो गया, मतलब ये R/2 होगा, तो R/2 और प्लस R/4 कितना हो गया वैल्यू? 3R/4। तो इनके बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा कितना? 3R/4। अब इनका सेंटर ऑफ मास कहीं इमेजिन कर लो अपनी मर्जी से, मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है और इसका m1 से डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि R है या फिर R1 है। तो R1 का वैल्यू कैसे लिखते हो? R1 का वैल्यू लिखते हो m2 इंटू टोटल सेपरेशन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही तरीका होता है। कितना आ जाएगा? m2 का वैल्यू कितना है? माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 इज सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस m2 इज माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। बाकी कहानी आसान है, सॉल्व कर लो। R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ऊपर चल रहा है माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 और नीचे चल रहा है सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ऑफ कॉमन कर लोगे तो अंदर आ जाएगा कितना? 1 माइनस 1 बाई 16 दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 16। सिग्मा पाई आर स्क्वायर उड़ जाएगा। ठीक है, m2 इंटू R, अच्छा ये R का वैल्यू तो रखा ही नहीं मैंने। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3R/4 ना, इंटू 3R/4, तो कितना आ गया? और ये 16 से 16 चला गया तो कितना वैल्यू बचता है? देखो माइनस 3R/4 बचा है और साथ में एक क्या बचा है? 15 बचा है। 3 से गया 5, ये वैल्यू आ रहा है निकल के माइनस R डिवाइडेड बाई कितना? 20। माइनस R/20 का मतलब हो गया, अगर आपने इसको ओरिजिन मान के सॉल्व किया है तो वैल्यू इधर की तरफ आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ से काट के निकाला तो सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ शिफ्ट होगा कहीं, मतलब यहाँ से लेफ्ट की तरफ कितने डिस्टेंस पे? R/20 पे, तो R/20 टू द लेफ्ट ऑफ A, R/20 टू द लेफ्ट ऑफ A। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोल रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 बार मैग्नेट्स ऑफ सेम साइज आर इन द रेशियो 1:2। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो दिया है बच्चों, दो मैग्नेट का साइज सेम है दोनों का, कितना रेशियो है? 1:2 का। बोल रहा है व्हेन दे आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर विद देयर सिमिलर पोल्स टुगेदर देन देयर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज 3 सेकंड। बोला कि जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा विद देयर सिमिलर पोल्स टुगेदर, मतलब m1 भी इधर है m2 भी इधर है, तब इनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2, यानी कि 1 + 2 ऐसा मान सकते हो, 3 के इक्वल है, या फिर 1x + 2x कितना? 3x मान लो, ऐसा कुछ। तब बोला कि टाइम पीरियड 3 सेकंड है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ वन ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड देन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन द सेम फील्ड विल बी। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, बोला कि एक मैग्नेट तो इधर रहे और एक मैग्नेट को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? इनका सबट्रैक्ट हो जाएगा वैल्यू। अगर ये x ये 2x था तो 2x माइनस x, अब इनका वैल्यू आएगा किसके इक्वल? 2x माइनस x, यानी कि x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बात। अब टाइम पीरियड का रिलेशन याद करो। टाइम पीरियड होता है 2π√I/mb। ज्योमेट्री सब सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/√m के। तो T1/T2 किसके इक्वल आ जाएगा? √m2/m1 के। √m2 कितना हो जाएगा? x, m1 कितना है? 3x,
ये वैल्यू आ रहा है कितना बच्चों 1/√3। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि T1/T2 का वैल्यू आ रहा है 1/√3। दैट मीन्स T2 का वैल्यू आ जाएगा √3 इंटू T1 के इक्वल, यानी कि √3 इंटू, और टाइम पीरियड पहला कितना दिया हुआ था 3 सेकेंड, यानी कि 3√3 सेकेंड इज द आंसर। तो अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बैठ रहा है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज 4 सेकेंड if it is broken in length into 2 equal parts and one of the part is suspended in the same way, then its time period will be। अच्छा बच्चों इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आएगा, 2π√I/mb। देखो मैग्नेट को जब तोड़ोगे, ये पहला सिचुएशन है मैग्नेट का, मान लो ये है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो इसका I है। जब आप मैग्नेट को दो पार्ट में तोड़ दोगे तो ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट तो समझ में आ रहा है सर m/2 हो जाएगा। व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, ml²/12 ये मास है। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो मास आधा हो जाएगा, दो पार्ट में तोड़ा तो, और लेंथ भी आधा हो जाएगा, यानी कि l/2² डिवाइडेड बाई 12। तो कुल मिला के कहानी क्या है? कहानी ये है, ये 4 ठीक है, और यहाँ का एक 2 मिलके एक 1/8 बाहर आएगा, और साथ में ml²/12 जो कि पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, यानी कि नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/8 के इक्वल आता है। यानी कि एक रॉड को या फिर एक मैग्नेट को अगर हमने बीच से तोड़ दिया है तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसका, वो किसके इक्वल आ जाएगा? I/8 के, अगर पहले I था। तो अब इसका टाइम पीरियड क्या लिखोगे? टाइम पीरियड आप लिखोगे 2π√I की जगह आएगा I/8 डिवाइडेड बाई m के जगह m/2 इंटू b। ये 2 से जाएगा 4, ये 1/4 का रूट बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया और साथ में आ गया 2π√I/mb। तो ये पुराना वाला टाइम पीरियड है t, और एक 1/2 एक्स्ट्रा आ गया। तो पहले क्या बोला था टाइम पीरियड कितना है? 4 सेकंड। ये वैल्यू आपको दिया है 4 सेकंड, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 4, यानी कि कितना? 2 सेकंड इज द न्यू टाइम पीरियड। ये आंसर है। ठीक है बात। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड टू अ टेम्परेचर अबव इट्स क्यूरीज टेम्परेचर इट। अच्छा अब देखो सिंपल सा सवाल आया, बोला कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसके अंदर डोमेन्स में मैग्नेटिक डाइपोल अरेंज होते हैं, मतलब किसी डोमेन में पार्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, एक छोटे छोटे डोमेन्स में डिवाइडेड होते हैं, समझ रहे हो बात को? ऐसा ये इनिशियल सिचुएशन होता है। तो अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओ, अच्छा फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस क्या होता है? पैरामैग्नेटिक के डाइपोल्स जो होते हैं वो पहले से डीअरेंज होते हैं, ठीक है बात, लेकिन फेरोमैग्नेटिक के जो डाइपोल्स होते हैं वो पहले से छोटे छोटे डोमेन्स में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है। अगर तुमने फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहां जाने के बाद ये जो डोमेन्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डोमेन्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, इसका मतलब सारे के सारे डाइपोल डीअरेंज हो जाएंगे, और डीअरेंज होने के बाद ये एग्जैक्टली कैसा बन जाएगा? जैसा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होता है। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया, उस टेम्परेचर, उस ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, बिहेव्स लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बात, सिंपल सा सवाल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कौन सा है वो ढूंढना है, ध्यान से सुनो। बोल रहा है इन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम मॉलिक्यूल इज 0। ये सही है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे लिए गलत है ये, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इन अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। ये भी सही है। पैरामैग्नेटिक में हर एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डोमेन इज जीरो। इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डोमेन इज जीरो। गलत, अभी बताया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कहानी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक डोमेन में डाइपोल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, तो हर डोमेन का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, दिस इज नॉन जीरो। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। गलत हो गया मतलब हमारे लिए सही हो गया। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डोमेन इज नॉन जीरो। सही है ये ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब हमारे लिए तो गलत है, हमारे लिए ये ऑप्शन सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये रहा। सिंपल सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। खैर ये तो आप जानते हो, ई इक्वल टू 1। ई इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वैल्यू बराबर हो जाता है v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2 के बराबर होगा। तो ई का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 के बराबर होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सिंपल सवाल, असर्शन रीजन क्वेश्चन, ध्यान दें। बोल रहा है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, बिल्कुल शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। रॉड है तो रॉड के ऊपर कहीं लाई करेगा, रिंग है तो रिंग के सेंटर पे लाई करेगा, शेप कुछ और है तो कहीं और लाई करेगा। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है।
फिर बोल रहा है रीजन क्या दिया इसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाइज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाइज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये भी गलत है, कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी का कहां पे लाई करे, उसके सेंटर पे लाई करे, उस सेंटर उसके बाहर भी लाई कर सकता है ना, बॉडी के बाहर लाई कर सकता है, बॉडी के ऊपर लाई कर सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है। तो बोथ स्टेट असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी सिंपल सवाल। अगला सवाल बोल रहा है द फॉलोइंग अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव प्लेट्स इज डी, द कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू। देखो ये पी है, ये क्यू है, कौन बच गया, इसको मान लो एक्स है, थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं इसको। अगर ये एक्स है तो ये एक्स है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये एक्स है। ठीक है, एक तरफ पी ले लो, इसका अरेंजमेंट थोड़ा सिंपल बना के दिखाता हूँ, पी क्यू, बीच में ले लिया हमने एक्स। देखो पहला कैपेसिटर इन दो प्लेट से बनेगा, पी और एक्स के बीच में, इसको मान लेते हैं सी है। दूसरा कैपेसिटर देखो पी और क्यू के बीच में बन रहा है, एक तरफ क्यू है एक तरफ पी है, एक कैपेसिटर यहां बना लो सी। तीसरा कैपेसिटर देखो क्यू और एक्स के बीच में बन रहा है, ये एक्स है ना, क्यू और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर यहां बन गया सी। और चौथा कैपेसिटर फिर से देखो, यहाँ एक्स है यहाँ क्यू है, क्यू और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर है। तो अगर सिंपल अरेंजमेंट बना के दिखाऊं तो ये कहानी बनने वाला है, क्या हो जाएगा बताओ, सी और सी कितना हो गया पैरेलल में 2C, सबका कैपेसिटेंस सेम है, 2C और C सीरीज में कितना हो जाएगा 2C इंटू सी डिवाइड बाई 2C प्लस सी, यानी कि 3C, ये वैल्यू आ रहा है 2C/3 और इसके साथ C वापस से पैरेलल में आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2C/3 प्लस C, दैट इज 5C/3, यानी कि 5/3 और C का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, अगर एरिया और सेपरेशन दिया है तो आंसर हो जाएगा 5/3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बात, सिंपल सा सवाल बना लिया होगा आपने शायद। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दें, ए और बी के बीच में देखो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 90 वोल्ट, आपसे पूछ रहा है द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ये वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। एक बार इसका सिंपल अरेंजमेंट बना के दिखाता हूँ, देखना ये ए है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चे ए है। एक काम करता हूँ, ये पॉइंट बी बोला है उसने, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ, ये वाले को मैंने सी नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये सी है तो ये भी सी है। एक बार इसका सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। बैटरी कनेक्टेड है ए और बी के बीच में, ए बी, ये बैटरी के बीच में आ गया, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है और बीच में मैंने ले लिया है सी। देखो पहला कैपेसिटर 9 माइक्रोफैरेड बी और सी के बीच में है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है 9 माइक्रोफैरेड, दूसरा कैपेसिटर सी और ए के बीच में है 6 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड और तीसरा कैपेसिटर है ए और सी के बीच में 12, ए और सी के बीच में 12 माइक्रोफैरेड, ये कहानी है। और यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है कितने का 90 वोल्ट का। इस डायग्राम को बना के देखो तो ये डायग्राम बनता है। तो हमें निकालना है बच्चों चार्ज किस पे 6 माइक्रोफैरेड पे, यहाँ पे चार्ज फाइंड करना है। आप एक काम करो, सबसे पहले क्या करो आप सी इक्विवेलेंट पर टोटल चार्ज निकाल लेते हैं कितना फ्लो किया। सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 पैरेलल में और 18 के साथ 9 सीरीज में, 18 इंटू 9 डिवाइड बाई 18 प्लस 9 कितना हो गया 27, 9 से गया 3, ये वैल्यू आ रहा है 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा बैटरी से सीबी से 6 इंटू 90 कितना आ गया 540 माइक्रोकुलम, माइक्रो में दिया था। अब यहाँ से 540 माइक्रोकुलम चार्ज गया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, इधर गया होगा Q1 इधर गया होगा Q2, मुझे Q1 फाइंड करना है। और हम जानते हैं पैरेलल में चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, Q इक्वल टू C भी होता है, C भी में V तो पैरेलल में सेम रहेगा तो Q प्रोपोर्शनल आएगा किसके C के, मतलब Q1 इस टू Q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा C1 इस टू C2, C1 कितना है 6, C2 कितना है 12, यानी कि 6 इस टू 12, ऐसा बोल सकते हो कि Q1 इस टू Q2 का वैल्यू आ जाएगा कितना 1 इस टू 2। तो Q1 कितना आ जाएगा, हमें Q1 निकालना है 6 माइक्रोफैरेड के ऊपर चार्ज, Q1 का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज कितना गया था बच्चे 540। तो आंसर कुछ निकल के आ रहा है 540 डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा कितना 180 माइक्रोकुलम। अगर ऑप्शन ढूंढोगे आप 180 माइक्रोकुलम आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थोड़ा सा अच्छा सवाल कैपेसिटर का, अच्छा इसलिए है क्योंकि अरेंजमेंट थोड़ा सा इसका बिगाड़ के दिया हुआ है, बाकी कुछ खास नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है द स्पेसक्राफ्ट ऑफ मास m मूव्स विथ वेलोसिटी v इन फ्री स्पेस एट फर्स्ट। कोई स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, मास m का, वो किधर जा रहा है v वेलोसिटी से जा रहा है, देन इट एक्सप्लोड्स ब्रेकिंग इनटू 2 पीसेस। अच्छा ये दो पार्ट में टूट गया अपने आप। इफ आफ्टर एक्सप्लोजन अ पीस ऑफ मास m कम्स टू रेस्ट, एक इसका छोटा सा मास जो है m वो रेस्ट पे आ गया, तो बाकी मास क्या बचा, बाकी मास बचा m माइनस m, इसका वेलोसिटी पूछ रहा होगा।
अदर पीस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट विल हैव अ वेलोसिटी। अच्छा कुछ नहीं, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो बच्चों, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा था तो पी इनिशियल इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, पी फाइनल बोल सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, एम बी शुड बी इक्वल टू, ये तो रेस्ट पे आ गया तो इसका मोमेंटम हो गया 0 प्लस इसका मोमेंटम आ जाएगा कितना, m माइनस एम इंटू इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश, तो v डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम भी डिवाइडेड बाई m माइनस एम के इक्वल। तो ऑप्शन अगर ढूंढा जाए तो एम भी, कैपिटल एम भी ऊपर, नीचे एम माइनस एम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन बन गया होगा आपसे। फिर बोल रहा है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर C3। अच्छा ये भी वैसे ही चार्ज सवाल है, C3 के ऊपर चार्ज निकालना है। C1 C2 का वैल्यू C है, ये C है, ये C है, ये C है, ये C है, और C3 C4 और 3C, ये 3C है, ये 3C है ना। चलो भाई पहले C इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा। C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, C और C हो गया C/2 और प्लस 3C और 3C हो गया कितना, 3C/2, यानी कि 4C/2 कितना आ गया वैल्यू, 2C। तो नेट चार्ज बैटरी से कितना फ्लो किया होगा, Q इक्वल टू 2C इंटू V, ये नेट चार्ज हो गया। अब ये चार्ज देखो जाके दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया होगा, हमें किस पे चार्ज निकालना है, C3 पे ना। मान लो कि इधर चार्ज गया कितना, Q1, इधर चार्ज गया मान लो Q2, तो दोनों का रेशियो क्या बनेगा बताओ जरा, Q1 is to Q2, Q1 is to Q2। पैरेलल में चार्ज कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो नीचे कैपेसिटेंस कितना है 3C/2, ऊपर नेट कैपेसिटेंस कितना है C/2, है ना। यानी कि आप बोल सकते हो ये रेशियो 3:1 का है। तो मुझे नीचे वाले सेक्शन में चार्ज निकालना है, इस वाले कैपेसिटर में C3 में, यानी कि Q1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज कितना था 2CV, तो कितना आ रहा है वैल्यू देखो, ये 3/4 इंटू 2CV, 2 से गया कितना 2, आंसर आ रहा है 3/2 CV के इक्वल। एंड 3/2 CV का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बात। वैसा ही सवाल कैपेसिटर का, जिसने बनाया होगा बिल्कुल बना ही लिया होगा, सिंपल सवाल है। अगला सवाल बोल रहा है चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, कितना दिया है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है बच्चों 2I कैप प्लस 3J कैप टेस्ला। इफ इट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ, ये एक्सेलरेशन दिया है पार्टिकल का, कितना दिया है अल्फा I कैप माइनस 4J कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, ये अल्फा का वैल्यू मैंने आपको बताया था, पढ़ाते टाइम भी बताया था। कभी सवाल ऐसा आ जाए कि दो वेक्टर दे दे, दोनों में से किसी एक अननोन का वैल्यू का पूछ रहा हो, अननोन वैल्यू कोई एक, और कुछ कंडीशन आपको ना दिया हो, हालांकि कंडीशन खुद से सोचना है, लेकिन अगर कुछ समझ में ना आए ना, या तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करके देखना, या तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 करके देखना, ऐसे एक तरीका है। आ जाए तो बढ़िया, ना आए तो और बढ़िया। नहीं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, मैग्नेटिक फोर्स वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फोर्स के, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के। और एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है A1 A2 B1 B2, तो 2 अल्फा प्लस 3 इंटू माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 0, 2 अल्फा इक्वल टू 12, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कितना 6। सिंपल सा टीनी सा सवाल, 6 इज आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन, मास दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻31, चार्ज दिया है 1.6 10⁻19 कूलम, इज मूविंग एट अ स्पीड दिया है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10⁻4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट, ये भी दिया है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस का फॉर्मूला पता है, सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला पता है तो सवाल आपसे बन गया होगा mb/qb। मास हो गया 9 इंटू 10⁻31, स्पीड दिया है 2 इंटू 10⁻6 mb, चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है बच्चों 2 इंटू 10⁻4। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 चला गया, देखो 9/1.6, ये वैल्यू मोटा मोटी 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 डिवाइडेड बाई 1.6 करोगे कितना आएगा, 5.6 के आसपास ऐसा कुछ आएगा, मान लो 5.6 ऐसा कुछ आ रहा है। इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर में वैल्यू आ जाएगा, देखो -19 से -19 गया तो यहाँ बचा कितना -12, -12 से -4 चला गया, बचा -8, -8 से 6 चला गया तो बचा -2, इतना मीटर, 5.6 इतना मीटर आ रहा है ना, तो ये सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ये तो मीटर में आया आंसर हमारा, तो ये सेंटीमीटर वाला आंसर आ जाएगा 5.625 सेंटीमीटर। ठीक है बात, कुछ नहीं, डायरेक्ट सवाल था, फॉर्मूला याद है तो आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट
A solenoid of length 0.4 meter has a radius of 1 centimeter and is made of 400 turns. Solenoid का सवाल याद करो. It carries a current of 4 ampere. करंट दे दिया है. The magnitude of magnetic field inside solenoid. कुछ नहीं बोला है तो infinite solenoid मान के चलोगे. Magnetic field होता है mu naught Ni. अगर total number of turns दिया है तो mu naught N by L into I. और कुछ नहीं करना है. म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 पावर -7. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया है बच्चों 400. लेंथ दिया है इसका 0.4 मीटर और करंट का वैल्यू दिया है 4 एम्पियर. ये पॉइंट उड़ेगा, एक जीरो आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया. 4 इंटू पाई, 4 इंटू 4 हो गया 16. 16 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 3.14 इंटू 10 टू द पावर में आ जाएगा कितना, 2 और 1 हो गया 3, 10 पावर -4. इतना टेस्ला. अब क्या वैल्यू आ जाएगा वो खुद देख लो. 16 इंटू 3 करोगे 3.14 तो ये 50 के आसपास आ रहा है ना, इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला. अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो ये आ रहा है 50 इंटू 10 टू द पावर, मैं मोटा मोटी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 10 पावर -4 टेस्ला, या फिर आप बोल सकते हो 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला. ऐसा कुछ वैल्यू आएगा. 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर -3, 5.02, ये आंसर सही बैठ रहा है, इंटू 10 पावर -3 टेस्ला. एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेशन चलता है, इतना कर सकते हो अगर. नेक्स्ट बोल रहा है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट ए, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर. ध्यान से सुनो, ये तो सिंपल सवाल है. अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन सीरीज. गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, शंट लगाते तो हैं लेकिन सीरीज में नहीं लगाते हैं. कहाँ लगाते हैं इसको, पैरेलल में लगाते हैं, तब जाके ये बनता है एमीटर. तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया. कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन सीरीज, गलत. इसको पढ़ो. अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं और हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं. देखो सही लिखा है कि नहीं. बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन सीरीज, बिल्कुल सही लिखा है. तो स्टेटमेंट ए तो गलत हो गया, स्टेटमेंट बी सही है. ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, गलत. ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी ये सही है. नेक्स्ट, a circular coil of 20 turns and area 0.2 meter square carrying a current of 4 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 टेस्ला. ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1 टेस्ला का. फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द प्लेन ऑफ कॉइल. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है. तो देखो एक सिंपल सी बात है, टॉर्क निकालने के लिए बोल रहे हैं शायद. द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग. अच्छा, जितना टॉर्क लग रहा है उतना ही टॉर्क लगा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में. इसका एरिया वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ, या फिर एम वेक्टर का वैल्यू किधर आएगा, ऊपर की तरफ. तो ये वाला एंगल थीटा काम करेगा, दैट इज 30 डिग्री. याद करो टॉर्क क्या लगता है, टॉर्क लगता है एम बी साइन थीटा, जहां पे एम होता है डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट होता है आई ए. अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया है तो एन आई ए, बी साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री. नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया है बच्चों 20, करंट दिया है 4, एरिया दिया है इसका 0.2, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 1 टेस्ला, साइन 30 हो जाएगा 1/2, 2 से गया 2. ठीक है, 0 से पॉइंट उड़ जाएगा तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा कितना, 8 न्यूटन मीटर. अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए. इतना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा, तो बोला कि उसको रोटेट करने से प्रिवेंट करने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, इतना ही टॉर्क लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में. जिधर मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा सेम वैल्यू का. ठीक है बात, सिंपल सवाल मैग्नेटिक टॉर्क का बन गया होगा. और नहीं बना होगा तो एक बार कॉन्सेप्ट जाके रिवाइज जरूर करना. नेक्स्ट बोल रहा है 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड. 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के अंदर कैसे रखा है भाई, parallel to its axis. The magnetic field inside solenoid is given to 0.27 टेस्ला. The magnetic force on the wire. इस पे फोर्स कितना लगेगा बच्चों बताओ जरा. इसके एक्सिस के पैरेलल रखा है वायर को, इसमें करंट जा रहा है आई, और हम जानते हैं कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंदर सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होता है, एक्सिस के लॉन्ग. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और आई के बीच में फोर्स क्या होता है, फोर्स आपने पढ़ा होगा ILB साइन थीटा, जिसको ILB बोलते हो आप, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर. तो अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो साइन थीटा 0, फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, 0. कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला इस पे. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है बात. नेक्स्ट, अ मैन ऑफ मास m इज सस्पेंडेड इन एयर बाय होल्डिंग द रोप ऑफ अ बैलून ऑफ मास m, कैपिटल M. एज द मैन क्लाइम्स अप द रोप द बैलून. अच्छा, कहानी क्या है सुनना. एक बैलून है, एक आदमी उसको पकड़ के हवा में लटका हुआ है. ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे है, ध्यान से सुनना कहानी को. इनिशियली रेस्ट पे ऐसे लटका हुआ है. अगर ऐसे लटका हुआ है उसके बाद क्या बोल रहा है कि मैन जो है
एज द मैन क्लाइम्स अप द रोप, अगर मैन ऊपर चढ़ना शुरू किया, ठीक है, रोप में ऊपर जाना शुरू किया, तो बैलून का मूवमेंट किधर होगा? देन द बैलून मूव्स अपवर्ड, मूव डाउनवर्ड, रिमेन्स स्टेशनरी, कैन नॉट से। अगर मैन ऊपर जा रहा, अच्छा इनिशियली सिचुएशन क्या है सोच के देखो, अगर आदमी उसके साथ लटका हुआ है तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास किधर है? रेस्ट पे है। अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो फाइनली सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? रेस्ट पे ही रहेगा। तो अगर आदमी ऊपर जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास को वहीं पे रहने के लिए बैलून को किधर मूव करना पड़ेगा? नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो बैलून विल मूव किधर? डाउनवर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। अगला सवाल, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग ईस्ट टू वेस्ट एंटर्स अ चैम्बर हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा एक बार डायग्राम ध्यान दो, ये हो गया अपना ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। क्या बोल रहा है, किधर किधर किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग ईस्ट टू वेस्ट, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इधर इधर इसका मूवमेंट हो रहा है। एंटर्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिया है बच्चों साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ देन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी। अच्छा बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सीधा सीधा निकल जाए, इसके पाथ में कोई भी डेविएशन ना हो। ये तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब सोचोगे सर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग जाएगा? नीचे की तरफ। ये तो इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, इसको डिफ्लेक्ट होने से बचाना है, मतलब इस पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर आना पड़ेगा? ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आना पड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सोच के देखो। अच्छा ये भी ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज है, अगर फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, फोर्स किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी इसका इधर है, इधर की तरफ वेलोसिटी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर की तरफ लेते, देखो राइट हैंड पाम रूल से समझ सकते हो, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी अंगूठा V की तरफ, अंगूठा V की तरफ, और बाकी उंगलियों को अगर मैं बाहर की तरफ रखता हूं तो पाम का पुश किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ, जो कि फोर्स के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो फोर्स ऊपर आता अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता, लेकिन तब जब ये पॉजिटिव चार्ज होता। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो कहानी उल्टा हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बाहर दिख रहा है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा तो ऐसा लग रहा है कि इस पे फोर्स नीचे की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए क्या? क्रॉस, अंदर की तरफ, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन। अब देख लो, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब आपके लिए अगर कॉपी पेन के हिसाब से देखा जाए तो वर्टिकली डाउनवर्ड, अंदर की तरफ। ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन की कहानी समझने वाली। नेक्स्ट बोल रहा है, शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.15 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में रखा है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना इसका? माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 180, कॉस 180 माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम बी। एम और बी को मल्टीप्लाई कर दो, एम कितना है 0.15 और बी भी कितना है 0.15, तो कितना आ गया 15 15 225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। कितना आंसर दिया है? पॉजिटिव में आएगा वैल्यू तो सबसे पहले 2.25 में दिया है ना, तो इसको लिख सकते हो आप 2.25 इंटू 10 टू द पावर 100 से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 पावर माइनस 2 इतना जूल, 2.25 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल, ये आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोल रहा है, शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 37 डिग्री विथ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो फिर से वही सवाल, बोला कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक बार मैग्नेट को जो है मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे रख दिया है? 37 डिग्री पे, ये एंगल दिया है 37 डिग्री। आगे क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 0.5 टेस्ला, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस। ये टॉर्क लग रहा है, टॉर्क होता कितना है? टॉर्क का वैल्यू होता है एम बी साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू साइन 37 है। टॉर्क का वैल्यू आपको गिवन है बच्चों कितना? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। m का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू दिया है 0.5, साइन 37 इज 3/5। ठीक है, देखो ये 0.5 से ये 1.5 कैंसिल हो गया 3 से, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो m का वैल्यू कितना आ गया? ये 5 को इधर भेज दोगे तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, इसका यूनिट होता है क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला। 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बात, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहे हैं, स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट M। अच्छा, इसका लेंथ अगर L है, पोल स्ट्रेंथ M मान लें, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? M इंटू L।
इक्वेशन 1। फिर बोल रहा है इफ इट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल, अगर इसको हम सेमी सर्कल बना दें और इसका रेडियस थोड़ी देर के लिए r मान लें, तो रेडियस और लेंथ में क्या रिलेशन आ जाएगा, इसका लेंथ कितना होगा आधा सर्कल का पाई r इक्वल टू l, इसका रेडियस का वैल्यू आ जाएगा l बाई कितना पाई। अब इसका डाइपोल मोमेंट अगर आप देखो, मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी, कितना आएगा वैल्यू निकल के, इसका इफेक्टिव लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2r, और पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो m डैश का वैल्यू क्या लिखोगे आप, m इंटू ट्वाइस r, यानी कि m इंटू 2r का वैल्यू कितना है l बाई पाई, है कि नहीं। अगर ध्यान से देखो तो ये बन रहा है ट्वाइस एम एल डिवाइडेड बाई पाई, और ये m इंटू एल जो है ये कैपिटल M पुराना वाला डाइपोल मोमेंट है इसका, तो वैल्यू आ जाएगा किसके इक्वल, ट्वाइस m डिवाइडेड बाई पाई के। सिंपल सवाल है, ट्वाइस m बाई पाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, अ पार्टिकल ऑफ मास 4m विच इज एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट। ठीक है, एक पार्टिकल है 4m मास का, बोला कि अचानक से फूट गया 3 पार्ट में। 2 of the fragments each of mass m are found to move with a velocity v each in mutually perpendicular direction। अच्छा देखना, बोला कि एक मास m इधर गया v से, तो दूसरा मास m इसके परपेंडिकुलर गया v से, ऐसा बोल रहे हैं। द मिनिमम एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, मिनिमम एनर्जी कितना रिलीज हुआ, तो मिनिमम एनर्जी के पास बाद में चलते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये बन जाता है यहाँ पे कि तीसरा वाला जो मास है, जो एक और बच गया होगा ना, 4m था, m और m दिख रहा है, एक और बच गया, कितना पार्टिकल कितना मास वाला, ट्वाइस m वाला एक बच गया, किधर गया पता नहीं, मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी v है, इसको हम i कैप मान लेते हैं, इसको हम j कैप मान लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियली रेस्ट पे था, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स था नहीं, तो मोमेंटम इसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम रेस्ट पे था 0, फाइनल तीनों का मोमेंटम लिखो, इसका क्या लिखोगे m भी i कैप, प्लस इसका क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर गया है, मान लो कि y एक्सिस के अलॉन्ग m भी j कैप, और इसका कितना ट्वाइस m मास है, वेलोसिटी कितना है पता नहीं, v मान लेते हैं। तो यहाँ से देखोगे m तोड़ जाएगा, ट्वाइस इंटू v वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू देखोगे निकल के आएगा माइनस v बाई 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप। अगर वेलोसिटी पूछता तीसरे फ्रेगमेंट का तो ये होता। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा v बाई 2 इंटू रूट 2, यानी कि v बाई रूट 2। ये तीसरा पार्टिकल का स्पीड। अब बोला कि इस प्रोसेस में मिनिमम एनर्जी कितना रिलीज हुआ। देखो एनर्जी बहुत सारा रिलीज होता है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, और भी बहुत सारा एनर्जी है, और तीनों का वेलोसिटी के फॉर्म में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो लाइट साउंड को अगर कंसीडर ना भी करें तो 3 एनर्जी हमें दिखाई दे रहा है, क्या, तीनों का काइनेटिक एनर्जी। तो मिनिमम जो एनर्जी अगर पूछेगा कभी भी सवाल में, मिनिमम एनर्जी जनरली यही पूछा जाता है, वो होता है कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी का सम, तीनों के काइनेटिक एनर्जी का सम। तो तीनों का काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, इसका मास m वेलोसिटी v दोनों का, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, और तीसरे वाले पार्टिकल का मास कितना है बच्चों, ट्वाइस m, और इसका स्पीड हमने निकाला v बाई रूट 2, इसका स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये हाफ हाफ मिलके बन गया 1, यानी कि mv स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया mv स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 होता है 3 बाई 2, वैल्यू आ गया 3 बाई 2 mv स्क्वायर के इक्वल। सो दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। ठीक है बात। नेक्स्ट बोल रहा है देयर आर 100 आइडेंटिकल स्लाइडर्स इक्वली स्पेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक एज सोन इन द फिगर। अच्छा, ये 100 ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 करके लगा के रखा है। इनिशियली ऑल द स्लाइडर्स, इनिशियली पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहने वाला है फाइनली भी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो। वन इज पुश्ड विथ वेलोसिटी v। अच्छा, इसको v से हमने पुश कर दिया, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को v से पुश कर दिया, तो क्या होगा, इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, ऐसे ऐसे सब टकरा जाएगा फाइनली towards slider 2. In a collision, the sliders stick together. The final velocity of the set of 100 stuck sliders will be. जब धीरे धीरे चिपकता जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, जब सब एक साथ चिपक जाएगा तो कितना होगा। तो कुछ मत करो, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करो, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली क्या किया है आपने, इसको पुश किया है किस वेलोसिटी से, v से, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ एक मास का है, कितना है, मास दिया है इनका, अच्छा नहीं भी दिया तो सबका मास m मान लो, m इंटू इसका वेलोसिटी कितना दिया v, ठीक। और फाइनली जब एक साथ सब चिपक जाएगा तो सबका मास कितना हो चुका होगा, m प्लस m प्लस m प्लस m 100 टाइम्स, यानी कि 100m, और इनका वेलोसिटी कितना है मान लेते हैं v डैश, सब एक साथ मूव कर रहा है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v डैश का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, v डिवाइडेड बाई 100 के। ये आंसर, वेरी सिंपल। अगला सवाल बोल रहा है द ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विद द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड कंप्रेसेस इट बाय लेंथ l। इसके साथ कोलाइड किया, ठीक है, और इसको कंप्रेस कर दिया इसने, कितने लेंथ से, l लेंथ से। द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन इज,
देखो मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा जब ये मान लो किसी वेलोसिटी v से जा रहा था, ठीक है ना, v से जा रहा था, जब ये v से जा रहा होगा, जैसे ही ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, यानी कि इसका स्पीड धीरे धीरे घटता जाएगा और फाइनली इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0। मतलब इसका मोमेंटम मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और इसका वेलोसिटी जस्ट कोलिजन तक जब तक भी है तभी तक इसका मोमेंटम मैक्सिमम है। उसके बाद तो धीरे धीरे इसका घटता चला जाएगा। तो मैक्सिमम मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका, आप लगाओ यहाँ पे फिर से वही कहानी। क्या, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन से लगा सकते हो कि इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो था वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में। फाइनली ये कहानी है। और काइनेटिक एनर्जी को आप मोमेंटम के टर्म में क्या लिख सकते हो बच्चों, p² डिवाइडेड बाई 2m, मोमेंटम निकालने के लिए बोल रहा है। और फाइनली जब इसका स्पीड 0 हो जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा ½ और कितना कंप्रेस किया है इसको, ये दिया हुआ है L, यानी कि ½ ये 2 से 2 जाएगा तो यहाँ से आएगा p² इक्वल टू कितना आ जाएगा, KL² इंटू m। तो मोमेंटम मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो पॉसिबल है L√km, L√km, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बात। नेक्स्ट बोल रहा है टू पार्टिकल्स x एंड y हैविंग इक्वल चार्जेस आर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, thereafter enter normally in a region of uniform magnetic field and describe circular path of radius r1 and r2, ratio of masses of x and y। अच्छा पहले तो रेडियस का फॉर्मूला याद करो, एक होता है mv/qb अगर स्पीड पता हो, एक होता है p/qb अगर मोमेंटम पता हो, एक होता है √2mk/qb अगर काइनेटिक एनर्जी पता हो, और एक होता है √2m q डेल्टा v डिवाइडेड बाई qb अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। यही सवाल है अपना। बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो क्या हो जाएगा। चार्ज के बारे में क्या बोला है, इक्वल चार्ज, चार्ज भी सेम है, ठीक है। तो रेडियस सिर्फ और सिर्फ किसके डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, रूट मास के। यानी कि आप बोल सकते हो मास प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, r² के। तो आपसे बोला है कि मास का रेशियो क्या होगा, mx डिवाइडेड बाई my का रेशियो हो जाएगा कितना, r1² डिवाइडेड बाई r2²। सिंपल सवाल, ये जेई का पूछा हुआ सवाल था, डायरेक्ट उठा के डाला है मैंने। जेई वाले सवाल रिपीट करते रहते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज, किसी बॉडी के अंदर का इंटरनल फोर्स क्या बदल सकता है। तो कभी भी ध्यान रखना, इंटरनल फोर्स कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता। ये सवाल बार बार आता है। इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। इंटरनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है। तो बाकी देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द लीनियर मोमेंटम बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, गलत। काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये ऑप्शन सही है। लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, गलत। नाइदर लीनियर मोमेंटम, गलत, सब गलत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न्स, अच्छा एक सर्कुलर कॉइल है 2 टर्न का, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इंडक्शन B1 एट इट्स सेंटर। सर्कुलर कॉइल है 2 टर्न का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, याद करो, μ0I/2r, है ना। और अगर 2 टर्न्स है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद बोला कि नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉइल ऑफ 5 टर्न्स। अच्छा समझ गया। पहले मान लो जो वायर था, मेन वायर, इसका लेंथ L है, और इसको जब पहले केस में जब 2 टर्न का बनाया, इसका रेडियस मान लेते हैं R1 है। तो रिलेशन क्या बनेगा बच्चों, L का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 2πr1 मल्टीप्लाइड बाई 2 के। R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, L/4π के। ये R1 है, ठीक है। दूसरे केस में बोला कि इसको 5 टर्न का बना दिया। अगर 5 टर्न का बनाएगा तो लेंथ तो वही है वायर का, आप इसको लिखोगे 2π, रेडियस मान लो इसका R2, चूंकि रेडियस चेंज होगा, 2πr2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 5। तो यहाँ से R2 का वैल्यू देखोगे कितना आ जाएगा बच्चों, L/ कितना, 2π इंटू 5, ये वैल्यू आएगा R2 का। तो अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे μ0I डिवाइडेड बाई 2r2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए इसके, 5। यानी कि μ0I डिवाइडेड बाई 2, और R2 का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है R1 का वैल्यू कितना है, L/4π, L/4π ना, यानी कि L/2π का वैल्यू कितना है, 2r1 के इक्वल है। 2r1 इक्वल टू L/2π, ऐसा बोल सकते हैं हम। L/2π को अगर मैं 2r1 बोल दूं तो R2 का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, 2r1 डिवाइडेड बाई 5 के। तो R2 का वैल्यू कितना हो गया, 2r1 डिवाइडेड 5। तो R2 के जगह पे मैंने रख दिया कितना, 2r1 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है बात। तो आपको क्या दिख रहा है, ये वैल्यू निकल के आ रहा है कितना, μ0I डिवाइडेड बाई 5 और 5 ऊपर जाके 25 हो गया, और ये बन गया 25 बाई 2 और 2 कितना हो गया, 4 इंटू μ0I/r1।
ये B2 है। अब दोनों को कंपेयर कर लो। B1 कितना है, म्यू नॉट आई, ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, म्यू नॉट आई बाई R1 B1 है, और B2 का वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई R1 इंटू 25/4। तो B2 बाई B1 कितना आ जाएगा बच्चों, B2 बाई B1 का वैल्यू आ जाएगा 25/4 इंटू म्यू नॉट आई बाई R1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई बाई R1। ये तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा कितना 25 डिवाइडेड बाई 4। ये आंसर है। ऐसे सवाल नीट में भी एक आध बार आ चुके हैं तो ध्यान रखना। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, ये याद है तो बन जाएगा। नेक्स्ट, 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitude of their linear momentum। अच्छा, P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है P स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस m। बोला कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, K1 इक्वल टू K2, तो मैं बोल सकता हूँ P1 स्क्वायर बाई 2m1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, P2 स्क्वायर बाई 2m2। ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर इक्वल टू m1 बाई m2। मास कितना दिया है दोनों का, 1 ग्राम एंड 4 ग्राम। कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, तो P1 बाई P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। स्क्वायर हटाओगे तो आंसर इज 1:2। आसान सवाल है, थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स द फॉलोइंग इज कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन में बच्चों एक तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है और मोमेंटम तो कंजर्व होता है, ये ध्यान रहे। मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल गलत, पूरे सिस्टम का। स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल गलत, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल गलत, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल इज कंजर्व, बिल्कुल नेट काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कंजर्व होगा। नेक्स्ट, 2 पुट्टी बॉल्स of each mass of equal mass are moving with equal velocities in mutually perpendicular direction, stick together after collision। अच्छा देखो, एक बॉल इधर जा रहा था, एक बॉल इधर जा रहा था, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मास m, स्पीड क्या दिया है, इक्वल वेलोसिटीज। अच्छा, वेलोसिटी इक्वल है ना, इसका v मान लो, इसका v मान लो। आगे पढ़ो, स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन इफ द बॉल्स वेयर इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ देयर कंबाइंड मास आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, मान लो कि दोनों चिपकने के बाद 2m बन गया और इनका वेलोसिटी कुछ हो गया v डैश सपोज, तो p इनिशियल ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल टू p फाइनल ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, देखो m ये इधर जा रहा है तो इसको i कैप मान लेते हैं, ये मान लो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको m भी j कैप मान लेते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, ट्वाइस m इंटू मान लो कि कुछ वेलोसिटी हो गया v, m कैंसिल हो गया। यहाँ से देखोगे वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा, v डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, v/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, v डैश का मैग्नीट्यूड आ जाएगा v/2 तो बाहर रहेगा, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड हो गया √2, यानी कि v/√2, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था v का वैल्यू 45√2, तो आंसर आएगा बच्चों 45√2 डिवाइडेड बाई √2 गया, ये वैल्यू आ रहा है 45। तो अगर ध्यान दिया जाए तो 45 मीटर पर सेकेंड, देखिए ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है बैटरी डज 200 जूल ऑफ वर्क इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ध्यान रहे हमेशा वर्क डन बाय बैटरी जो होता है, अगर वर्क डन बाय बैटरी होता है CV स्क्वायर, तो एनर्जी स्टोर्ड जो होता है कैपेसिटर में वो होता है हाफ CV स्क्वायर। यानी कि बैटरी जितना वर्क करता है, अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है तब जितना वर्क करता है उसका आधा कैपेसिटर में स्टोर होता है। तो अगर 200 जूल का वर्क किया है तो सिर्फ और सिर्फ कितना स्टोर करेगा, 100 जूल स्टोर करेगा। लेकिन ये कंडीशन तभी वैलिड है जब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है। 2 perfectly elastic particles P and Q of equal masses traveling along the line joining them with velocities 15 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। 2 पार्टिकल है P और Q, है ना, इक्वल मास दोनों का सेम है। एक जा रहा है कितने से, 15 मीटर पर सेकेंड, और एक जा रहा है कितने से बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज रेस्पेक्टिवली। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है बच्चों। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आपको बताया है कि जब भी 2 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, हालांकि मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के रिलेशन से 2 तरीका है निकालने का। एक तो ये E = v2 - v1 / u1 - u2, इसका वैल्यू 1 कर देना, एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, और एक P इनिशियल = P फाइनल, दूसरा इक्वेशन यहाँ से आएगा, जो भी आएगा दूसरा कंडीशन यहाँ से। लेकिन उससे आसान काम क्या है कि कभी भी 2 मासेस इक्वल मासेस अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं E = 1, तो कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन ये जो P है, P ये जाएगा इसके वेलोसिटी से, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो Q है ये जाएगा इसके वेलोसिटी से 15 मीटर पर सेकेंड। अगर याद रख लो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 2 इक्वेशन है आप सॉल्व कर लेना। वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 10 and 15।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है बैग ऑफ मास एम हंग बाय लॉन्ग थ्रेड, एक बैग को ऐसे लटका के रखा है मास एम का, एंड अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम कम्स हॉरिजॉन्टली, एक बुलेट है स्मॉल एम मास का, ये इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी v से, ठीक है, एंड गेट्स कॉट इन द बैग, देन फॉर कंबाइंड सिस्टम बैग प्लस बुलेट मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले लगाओ आप P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम सिर्फ बुलेट के पास है, फाइनल मोमेंटम दोनों साथ जाएगा m प्लस एम इंटू वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश। v डैश का वैल्यू आ जाएगा बच्चों कितना, एम भी डिवाइडेड बाई m प्लस एम के इक्वल, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है ना। अगर फाइनल मोमेंटम की बात करोगे तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, तो फाइनल मोमेंटम वही होगा जो इनिशियल था, किसके इक्वल, एम भी के इक्वल। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन देखो है कि नहीं है, फाइनल मोमेंटम बैग और बुलेट का किसके इक्वल होगा, एम भी के इक्वल, दिख रहा है कहीं पे एम भी, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी चेक कर लेना, काइनेटिक एनर्जी निकाल के, स्पीड निकाल लिया है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, हाफ एम प्लस एम मास हो गया इंटू वी डैश का स्क्वायर, ये निकाल के देख लेना अगर काइनेटिक एनर्जी मैच करता है तो, हालांकि नहीं करेगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, a particle of mass m1 is moving with a velocity v1 and another particle mass m2 is moving with velocity v2, both of them have same momentum। अच्छा, दोनों का मोमेंटम सेम है but they have different kinetic energies e1 and e2 respectively। तो e1 e2 में रेशियो पूछ रहा है ना, देखो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फिर से बोल रहा हूँ, k का वैल्यू होता है कितना, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस m, m1 moving with velocity v1 and another particle m2 is moving with velocity v2, both of them have same momentum। मोमेंटम दोनों का सेम है, तो मोमेंटम का वैल्यू p स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ट्वाइस m k। अगर मोमेंटम दोनों का सेम है तो उसका मास और इनटू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका वैल्यू क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम, यानी कि m1 k1 शुड बी इक्वल टू m2 k2। ठीक है बात, उसने एनर्जी को सॉरी e1 e2 बोल रखा है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, m1 e1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, m2 e2। तो यहां से एक रिलेशन बन जाएगा e1 बाई e2 इज इक्वल टू कितना, m2 बाई m1। पहले तो देखो ये है कि नहीं है, e1 बाई e2 इक्वल टू m1 बाई m2 लिख रखा है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। अब दूसरा देखो, एनर्जी किसके इक्वल है, मास के इक्वल है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से क्या पता लग रहा है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। अब देख लो क्या बोल रहा है, m1 इज ग्रेटर देन m2, उसने दे दिया है कि m1 का जो वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, m2 से है, मतलब इसका जो एनर्जी होगा वो कम होगा किससे, e2 से, e1 इज लेस देन e2, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, a bomb of mass 30 kg at rest explodes into two pieces of mass 18 kg and 12 kg, the velocity of 18 kg का दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास। अच्छा, शुरू में रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल क्या हो जाएगा, एक तो 18 हो गया, ठीक है, और इसका वेलोसिटी दिया है 6 प्लस दूसरा क्या है 12, इसका वेलोसिटी पता नहीं, मान लेते हैं v है। तो यहाँ से देखोगे v का वैल्यू आ जाएगा कितना, माइनस 18 इंटू 6 इंटू डिवाइडेड बाई 12, 6 से गया 2, 2 से गया 9, तो v का वैल्यू आ जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन बता रहे हैं नेगेटिव, एक राइट गया होगा तो एक लेफ्ट गया होगा। इसका काइनेटिक एनर्जी पूछा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास हो गया इसका कितना 18 kg का, तो दिया हुआ था, दूसरे का पूछ रहा था 12 kg का ना, तो 12 इंटू वी का वैल्यू कितना है 9 का स्क्वायर, 2 से गया 6, तो ये आ गया तुम्हारा 6 इंटू 81, यानी कि 6 और 6 इंटू 8 कितना होता है 48, 486 जूल। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको, यस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये देखो ससेप्टिबिलिटी है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको जीटा बोलते हैं, आप जानते हो डायामैग्नेटिक के लिए जीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, -1 से 0 के बीच में होता है, -1 से जीटा का वैल्यू किसके बीच में लाई करता है, 0 के लिए लाई करता है फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो बोल रहा है फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस दिस इज लाइंग बिटवीन -1 to 0, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड बोल रहा है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जब इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से लो की तरफ मूव करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग से लो की तरफ, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, यानी कि इसका रिपल्सन होता है बेसिकली। तो इसका जो मूवमेंट होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग वैल्यू से वीकर वैल्यू की तरफ। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर रीजन ऑफ द फील्ड। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, गलत, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स, गलत, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
नेक्स्ट, द नेट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, बना लिया होगा सबने। 1 सीरीज में कितना हो गया 1/2, 1 सीरीज में कितना हो गया 1/2, 1/2, 1/2 और 1 पैरेलल में, तो आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, कितना आ गया 1 + 1 2 माइक्रोफैरड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, असर्शन रीजन सवाल बोल रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस रिमेन एट रेस्ट। बोला कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अगर इसको रिलीज किया है मतलब इनिशियली दोनों क्या था, रेस्ट पे था, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, इनिशियली रेस्ट पे है। और अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास फाइनली भी रेस्ट पे रहेगा, रिमेन एट रेस्ट। सही है, द सेंटर ऑफ मास रिमेन एट रेस्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल वही बात, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। नेक्स्ट, लास्ट, अ सेल फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ एक्सप्लोड्स समवेयर इन इट्स फ्लाइट। अच्छा, ये सवाल बार बार आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन की सवाल है। बोला कि एक पार्टिकल को यहाँ से हमने फेंक दिया, मान लो कि कुछ मास था इसका 4m ऐसा था, इसको ऐसे फेंक दिया। बोला कि अपने फ्लाइट के दौरान एक्सप्लोड हो गया 2 अलग अलग पार्ट पे, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे जाके एक्सप्लोड हो गया। तो बोला कि एक्सप्लोड होने के बाद द सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रैगमेंट्स विल मूव इन। देखो, इसका सेंटर ऑफ मास, पहले तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है इसके अंदर लाई कर रहा है, इसको आपने अगर फेंक दिया तो ये जहां जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, ये सेंटर ऑफ मास जहां जाके गिरने वाला है, सेंटर ऑफ मास हमेशा वहीं जाना चाहेगा, क्योंकि जब ये फटा तो ये इंटरनल फोर्सेस के कारण फटा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं था। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था मतलब इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं जाना चाहेगा जहां पहले जाना चाह रहा था। तो इसका भले दोनों पार्टिकल कहीं और जाए, एक पार्टिकल कहीं और जाके गिरे, एक पार्टिकल कहीं और जाके गिरे, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो आज भी वहीं जाके गिरेगा जहां पार्टिकल पहले जाके गिरना चाह रहा था। मतलब एक्सप्लोजन के बाद भी सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा एक्सप्लोड होने के बाद, ठीक है बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम पैराबोलिक पाथ। तो ये था आज का सवाल। स्टार्टिंग के 2 4 5 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव थे, बट बाकी लास्ट में अगर देखोगे तो क्वेश्चन काफी आसान भी है। तो इस पेपर में 150 के ऊपर रिस्पेक्टेबल स्कोर है। आई होप कि आपने स्कोर किया हो, और अगर नहीं किया तो एक बार कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करो, और भी टेस्ट आने वाले हैं, तैयारी जारी रखो, टाइम बहुत कम है, जितना भी टाइम बचा है अच्छे से यूटिलाइज करो। और अभी फुल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो फुल टेस्ट का तैयारी बहुत जी जान लगा के करो। जितना बढ़िया स्कोर करोगे नीट में उतना बढ़िया मार्क्स आएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।